गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों, जो हमारा क्लास 9 चल रहा है दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो इसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ और इस लेक्चर में पूरी तरह से हम केवल इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी बेसिकली अगर बात करें जहाँ पे किस तरह से हम वाटर को देते हैं, आपके सॉइल को या अपने क्रॉप को देते हैं, इसी को इरिगेशन बोला जाता है। तो ये पूरी तरह से इसमें हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ने वाले हैं, इरिगेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा जो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग वेरियस टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न दैट मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, इंटरमिक्सिंग क्रॉपिंग, यानी कि बहुत सारी जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज क्रॉप रोटेशन, इंटरमिक्सिंग या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे हम पूरी तरह से जो हम आए हैं आज का जो टॉपिक लेके दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन। क्या बोलेंगे? इरिगेशन। तो जो दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बेटा बहुत सारे सीजन होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ सीजन इन होल ईयर। लॉट्स ऑफ यानी कि रेनी सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। तो बेटा जो रेनी सीजन होता है उस रेनी सीजन में लॉट्स ऑफ वाटर अवेलेबल होता है। लेकिन बेटा जैसे ही रेनी सिस्टम खत्म होता है, यानी रेनी सीजन खत्म होगा, उसके बाद विंटर सीजन आएगा, तो बेटा उस समय एकदम वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। सूखा सूखा माहौल रहता है विंटर सीजन के आसपास में। तो भैया एक तरह से बस इतनी चीज़ें सोचने वाली बात है कि बेटा ये वाटर हमें हमेशा अवेलेबल नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी क्रॉप्स होंगी, जो भी प्लांट्स होंगे, उनको वाटर रिक्वायर्ड होगा फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि बेटा वाटर रूट से ऊपर जाता है प्लांट के पास, और वाटर के साथ साथ में बहुत सारे मिनरल, आयंस, जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सप्लाई होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर के साथ साथ में जाते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो बेटा वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए। तो बेटा जी अगर बात करें कि हर सीजन, चाहे कोई विंटर सीजन हो, रेनी सीजन हो या कोई भी सीजन हो, जिसमें बेसिकली अगर रेन अवेलेबल नहीं है उस समय भी वाटर अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो आपका प्रॉपर तरीके से प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो देखते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या होता है। तो इसीलिए हमेशा अब हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए हमारे पास, प्रॉपर इरिगेशन यानी कि वाटर सप्लाई होनी चाहिए, वरना किसी भी प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। देखिए बेटा जी, जो पहला हमने जो डेफिनेशन दिया है दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन मीन्स, क्या मैंने बोला? सप्लाइंग वाटर। सो ये एक ऐसा मेथड है, दिस इज अ टाइप ऑफ मेथड इन विच वी जनरली सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड। यानी जहां हम सिंपल से अगर बात करें तो पौधे को या क्रॉप को पानी देने के प्रोसेस को ही बोला जाता है इरिगेशन। सो नोट डाउन करेंगे, इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड। नोट डाउन करिएगा। चलिए देखते हैं जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम पानी निकालते हैं अलग अलग सोर्सेस से और इसको सप्लाई करते हैं टू द क्रॉप फील्ड। देखिए सब कॉमनली यूज्ड इरिगेशन सिस्टम, पहला है बेटा वेल। तो बेटा जी सबसे पहले कुआं वहां खोदा जाता है जहां पे अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो। अब मान लीजिए आप खोदते जा रहे हो, भैया 100 फीट तक खोद दिया, कोई वाटर ही नहीं है, खोदने का कोई मतलब है? नहीं मतलब है। यानी जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर 30, 40, 50 फुट के आसपास अवेलेबल होता है, तो हम लोग डग करके और वहाँ पे जो कुआं खोदते हैं, बेसिकली अगर बोले वेल मतलब होता है कुआं खोदना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पानी का सोर्स अगर रहता है तो पानी ऊपर आने लगता है और उस पानी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए फॉर द क्रॉप्स के लिए पहला है वेल।
these are constructed in the region where enough ground water is available। तो याद रखिएगा ये वेल कहाँ खोदा जाता है, जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में ग्राउंड वाटर अवेलेबल हो। और बेसिकली वेल की बात करेंगे तो वेल दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है डग वेल। क्या होता है बेटा जी? डग वेल यानी सॉवेल की मदद से, फावड़े की मदद से, या कोई अलग इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मिट्टी में क्या कर रहे हो बेटा, छेद करते जा रहे हो, डिग करते जा रहे हो, डग करते जा रहे हो, और डिग करके लगभग 30 से 40 फुट आप अंदर जाते हो, वहां से वाटर आने लगता है। तो आप चारों तरफ उसको ब्रिक से क्या करते हो बेटा, घेर के, और उसको पानी का जो स्रोत आ रहा है उससे आप पानी यूटिलाइज करते हैं और अपनी फील्ड में उसको भेजते हैं। तो इस प्रकार के वेल को बोला जाता है डग वेल। देखिए, इन दिस डग वेल वाटर इज कलेक्टेड। जनरली जो कुआं आपने खोदा है उसमें वाटर तो है। अब क्या किया जाता था, पुराने समय में एक पुली सिस्टम लगा दिया जाता था और उस पर पुली से बांध दिया जाता था आपका, जनरली बाल्टी यानी बकेट बांध दिया जाता था। उसके बाद ये जो इसको कनेक्ट कर दिया जाता था किसी बैल से, और बैल ऐसे ऐसे घूमता था। तो जैसे जैसे बैल घूमेगा वो रस्सी नीचे जाएगी, फिर बैल घूमेगा वो रस्सी ऊपर आती है और पानी लेके आएगी, और फिर उसको आप कहाँ पे, अपने जो नियर अबाउट फील्ड से वहां पे सप्लाई कर सकते हैं। तो यही बोला है कि या तो ब्लॉक यानी कि बहुत पुराने समय की बात कर रहा है, या फिर बाय द हेल्प ऑफ पंप, वहां पे पंप भी लगा के आप उसको पाइप से अपने क्रॉप फील्ड में भेज सकते हो, डाल सकते हो। सो डग वेल, इन द डग वेल वाटर इज कलेक्टेड बाय द ब्लॉक ऑपरेटेड डिवाइसेस और बाय द हेल्प ऑफ पंप। दिस मेथड इज चीप मेथड। यहाँ पे ज्यादा कोई पैसे वैसे का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ये एक प्रकार का चीप मेथड है। लेकिन बेटा जी जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूब वेल। ट्यूबवेल में बेटा लगभग 50, 70, 80 फीट पाइप को आपको जमीन के अंदर डालना पड़ता है, और उसके बाद या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से चलाओगे तो इलेक्ट्रिक मोटर खरीदना पड़ेगा, या फिर अगर डीजल इंजन खरीदना पड़ेगा, तभी जाके आपका पानी बाहर आएगा। तो ये थोड़ा बहुत क्या होता है बेटा, कॉस्टली होता है। दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूबवेल। सो इट मेक्स वेरी डीप अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन। मोटर पंप यानी कि यहाँ पे क्या खरीदते हैं हम लोग, मोटर पंप। इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकता है और आपका डीजल मोटर भी हो सकता है। इज यूज टू लिफ्ट द वाटर। दिस मेथड रिक्वायर लो कास्ट। यहाँ पे भी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है। तो ये दोनों मेथड जो होंगे, जनरली इंजन जो भी होगा लगभग 25 से 30 हजार में अवेलेबल हो जाता है, और हम उस इंजन को लगातार लगभग लगभग बेटा 20 से 30 साल, मेरे घर पे खुद ही 20 से 30 साल हो गए, अभी तक वो इंजन काम कर रहा है। दैट ट्यूबवेल अभी भी वर्किंग है। तो बेटा जी इसका जो कॉस्ट अगर आप निकालोगे काफी सस्ता ही है। सो दोनों याद कर लीजिएगा। पहले वेल को या कुएं को हम वहां खोदते हैं जहां पे क्या होगा बेटा, अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। पहला है डग वेल, जिसको हम लोग खोद खोद के निकालते हैं, और उसके बाद उसको चारों तरफ से सराउंड कर देते हैं, और ब्लॉक की मदद से या पंप की मदद से वाटर को आपके क्रॉप फील्ड में भेज सकते हैं। दैट इज द डग वेल। कॉस्ट वही कम है। और ट्यूबवेल, ट्यूबवेल की भी बात करेंगे तो ये बेसिकली अगर देखोगे ट्यूबवेल, सो वन थिंग, ये हाई कॉस्ट, दिस मेथड रिक्वायर्स, इसको करेक्ट करिएगा जरा, रिक्वायर्स हाई कॉस्ट। अभी जैसा कि मैं समझा रहा था कि ट्यूबवेल को खरीदने के लिए 25 से 30 हजार आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, उसके अंदर में पाइप डालने के लिए अलग से खर्चा आएगा। तो यहाँ पे काफी लंबा खर्चा है। तो ट्यूबवेल का लिख लीजिएगा, इट रिक्वायर्स हाई कास्ट। डगवेल चीप है, लेकिन ट्यूबवेल क्या है, हाई कास्ट, यानी कि ये क्या बेटा, कॉस्टली है। सो नोट डाउन करके अच्छे से दोनों को लिख लीजिएगा। दोनों अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड के अंदर में ही क्या किया जाता है बेटा, एक को डग किया जाता है और एक में पाइप डाला जाता है। मोटर की मदद से वाटर को ऊपर निकाला जाता है ट्यूबवेल। और ट्यूबवेल में आपको इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, नहीं तो भैया डीजल मोटर चाहिए, कोई भी मोटर चाहिए, तो मोटर को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ट्यूबवेल को चलाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन डगवेल रिक्वायर करता है काफी क्या होता है बेटा, चीप होता है। नोट डाउन करेंगे इस दोनों पॉइंट्स को।
चलिए अब आते हैं जो सेकेंड मेथड है ऑफ इरिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज कैनाल्स। कैनाल्स का मतलब जैसे आपने सुना होगा नहर, जनरली होता क्या है सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये मेन स्ट्रीम धारा है, यानी ये रिवर बह रही है, ओके, ये रिवर बह रही है। बेसिकली क्या किया जाता है, रिवर से छोटे छोटे चैनल्स को निकाल दिया जाता है और इन छोटे छोटे चैनल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है टू द एग्रीकल्चरल लैंड। क्या किएगा बेटा, एग्रीकल्चरल लैंड तक इस चैनल्स को पहुंचा दिया जाता है। ये जो चैनल जो आपके रिवर से ही निकले हुए हैं, इन चैनल्स को ही कहा जाता है बेटा कैनाल्स। क्या बोलते हैं बेटा, नहर अगर बोलेंगे, सुना होगा आप लोगों ने, तो इसमें बेसिकली यही होता है कि जो मेन स्ट्रीम या तो रिवर है या अदर वाटर सोर्सेस हैं, वहां से छोटे छोटे चैनल्स बना के इनको आपके मेन लैंड यानी एग्रीकल्चर प्लॉट तक पहुंचाया जाता है। इसी को बोला जाता है बेटा कैनाल्स। तो डेफिनेशन लिखिएगा, मैन मेड वाटर चैनल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रिवर्स। देखिए ये चैनल बेसिकली, ये रिवर है, ये चैनल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये चैनल अगर आप देखोगे ओरिजिनेट कहाँ हुआ सर, मेन रिवर से। सो मैन मेड वाटर चैनल, ये ह्यूमन बीइंग ही बनाता है। सो मैन मेड वाटर चैनल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रिवर्स और अदर वाटर रिजर्वायर्स, दे आर स्पेशली मेड टू टेक वाटर टू वेरियस एग्रीकल्चरल प्लॉट्स। तो भैया यही है आपका कैनाल्स, यानी कि यहाँ पे मनुष्यों की मदद से कुछ चैनल बनाया जाता है और जो मेन वाटर है दैट इज द रिवर या अदर वाटर रिसोर्सेज सी है, उससे छोटे छोटे चैनल्स को आपके एग्रीकल्चरल लैंड तक पहुंचाया जाता है। दिस चैनल इज कॉल्ड एज कैनाल्स। ओके, सो नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए द थर्ड वन दैट इज द रिवर लिफ्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे रिवर बह रही है और यहाँ पे डायरेक्टली मोटर लगा के पंप, यहाँ पे पंप लगाया और पंप से आपने क्या किया, वाटर को डायरेक्टली निकाला रिवर से और डंप कर दिया आपके एग्रीकल्चरल प्लॉट में। जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्लॉट्स हैं उसके अंदर में। तो बेसिकली अगर एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, रिवर जहाँ बह रही है उसके आसपास भी बहुत सारे इलाके होते हैं जिनको एग्रीकल्चरल फील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, चैनल्स नहीं बनाए जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली मोटर को रख के और क्या किया जाता है, पानी को डायरेक्टली गेन कर लिया जाता है फ्रॉम द रिवर से निकाल के, और आसपास का जो इलाका है जो कि नज़दीक है रिवर के, वहाँ पे अगर पानी को छोड़ दिया जाता है, चला दिया जाता है, देन दैट टाइप ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड एज रिवर लिफ्ट सिस्टम, यानी हमने डायरेक्टली रिवर से लिफ्ट किया है। तो देखिए इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द रिवर्स थ्रू पंप, यानी पंप की मदद से डायरेक्टली ले लिया गया। दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर इरिगेशन इन एरिया दैट इज क्लोज टू रिवर। तो ध्यान रखिएगा रिवर लिफ्ट सिस्टम कब जरूरी है या कब यूजफुल होगा, जब हमें वाटर देना तो है लेकिन कहाँ देना है, आपके रिवर के आसपास वाले इलाकों में, तब हम रिवर लिफ्ट के सिस्टम का यूज करते हैं। नोट डाउन करेंगे। नाउ इसके बाद भी कुछ सिस्टम है जिसके द्वारा हम वाटर को प्रिजर्व करते हैं फॉर द इरिगेशन के लिए। जैसे अगर बात बोले बेटा जी टैंक्स, देखिए जब बरसात होती है तो छोटे छोटे टैंक्स, छोटे छोटे पॉन्ड्स को खोदा जाता है आपके लैंड के अंदर में और बरसात के पानी को प्रिजर्व किया जाता है ताकि जरूरत पड़ेगी तो बेटा वहां से पानी क्या किया जा सकता है बेटा, यूटिलाइज करके एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं छोटे छोटे क्या बोलते हैं, टैंक्स या गड्ढे। सो
tanks are small storage reservoirs which is used to store रेन वाटर। ओके, सो जो छोटे छोटे टैंक्स बनाए जाते हैं बेसिकली इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए बेटा, कंजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए रेन वाटर को, ताकि हम इसको यूज कर सके जब समय मिले। और ये बेसिकली ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेटा जी जैसे ही बरसात खत्म होगी इन टैंक्स में से भी पानी क्या होगा बेटा, इवापोरेट होकर बाहर निकल जाता है। सो टैंक्स जो कि थोड़ा बहुत अगर पानी स्टोर करना है तो हम स्टोर कर सकते हैं बना के। सो टैंक्स आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। लेकिन ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो सुनिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जनरली जब कभी भी बरसात आती है तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर क्या होता है बेटा, आता है। और जनरली अगर आप इसको छोड़ दोगे तो होगा क्या, देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरे घर के पास में यहाँ तक मिट्टी सॉइल जमा हुआ है, ठीक है, खूब तेज बरसात हुई, रेन हो रही है, खूब तेज खूब तेज खूब तेज, तो ये क्या करती है बेटा जी, जो आपका अपर लेवल ऑफ सॉइल है इसको इरोड करके, यानी कि यहाँ से क्या करेगी बेटा, सॉइल इरोजन। आप देखते होंगे जब बरसात होती है तो वो साथ साथ में मिट्टी को भी बहा के लेके जाती है और सॉइल इरोजन करके आपके सॉइल को लेके चले जाएगी कहाँ बेटा, मेजर जो रिवर्स होंगी या सी होगी वहां लेके चला जाएगा बेसिकली। तो आपका नुकसान क्या हुआ, जो आपका मिट्टी का लेवल हो धीरे धीरे क्या हो बेटा, इरोड हो के कहाँ पहुंच जाएगा, रिवर में। यानी आपका सॉइल जो होगा बेटा, जो फर्टाइल सॉइल है वो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे खतरा होता है सॉइल इरोजन का। तो बेसिकली किया क्या जाता है जनरली, देखिए जो भी रेन वाटर होता है, जैसे बड़े बड़े घर बनाए हैं और घर के नीचे में बहुत बड़ा टैंक बनाया जाता है, और जो रूफ के ऊपर, यानी बरसात होगी तो रूफ के ऊपर वाटर कलेक्ट होता है, और ये रूफ के जो वाटर कलेक्ट होगा ये बाय द हेल्प ऑफ पाइप, ये जितने भी वाटर होता है इसको पहुंचा दिया जाता है जो अंडरग्राउंड लार्ज टैंक हमने बनाया है। देन वो जो वाटर होगा वो पूरी तरह से प्रिजर्व होगा हमारे मकान के नीचे में। सो बेटा जी जैसे सुनिएगा, अब ऐसा कुछ टैंक हमने बनाया हुआ है, नीचे से आप इसको जनरली सीमेंट भी बना सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे रेन वाटर आ रहा है, ठीक है बेटा, रेन वाटर को आपने घर के नीचे स्टोर किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है और ये मेरा रूफ है, ठीक है, यहाँ से मैंने पाइप की मदद से वाटर को पहुंचा दिया। ये जो टैंक मैंने बनाया है नीचे, ठीक है, यहाँ पे वाटर पहुंचा, इधर से भी रूफ से होते हुए वाटर पहुंचा, जो रेन वाटर है। जब यहाँ पहुंचेगा तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो इसके नीचे वाला जो लेवल है उसको सीमेंटिंग बना सकते हो, या तो नहीं भी बना सकते हो। तो आप अगर इसको छोड़ देंगे सॉइल लेवल पे तो बेसिकली ये जो वाटर यहाँ पे प्रिजर्व हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, कुछ समय बाद ये परकोलेट करके आपके नीचे चला जाएगा, यानी ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करेगा, ग्राउंड वाटर लेवल के को क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा। इसीलिए आजकल आप देखते हो कि जब बरसात कम होती है तो कई सारे शहरों में पानी का स्रोत खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता है, और इसीलिए आजकल हमें 400-500 फुट तक खुदाई करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट द वाटर।
सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो बेटा जी ये जो वाटर आप प्रिजर्व कर रहे हो रेन वाटर, ये धीरे धीरे परकोलेट करके आपके सॉइल के दैट इज द ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा, और जब ग्राउंड वाटर में मिलेगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो दो फायदे हो गए, एक तो सॉइल इरोजन से बच जाएंगे आप, और दूसरा आपका ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो नोट डाउन करेंगे। ओके, और ये जो रेन वाटर जो हम लोगों ने प्रिजर्व किया है इसको हम लोग बाद में यूज भी कर सकते हैं। अगर आपने सीमेंटिंग टैंक बनाया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्रिजर्व किया है, तो अगर मान लीजिए 1 से 2 महीने बाद जरूरत लगी, यहाँ तक मेरे पास टैंक में वाटर है, तो इस वाटर को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, रेन वाटर को जब जरूरत लगेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ व्हेन इट रिक्वायर्ड, जब बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद। सो लिखिएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग is accumulation of rain water in tanks for later use, यानी बाद के लिए अगर हम रेन वाटर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं किसी भी छत के नीचे, दैट इज इन द टैंक्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स, ये क्या करता है बेटा, सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोड भी नहीं होने देता है। कौन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और क्या करता है, इट ऑल्सो helps in maintaining underground water level। नोट डाउन कर लीजिएगा। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ रेन वाटर, टैंक्स में हम एक्यूमुलेट करते हैं क्योंकि बाद में हम इस्तेमाल कर सके। और जैसा कि मैंने बताया, अगर रेन वाटर को आपने प्रिजर्व कर लिया तो आपका अपर लेयर इरोड नहीं होगा, यानी कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा। सो दिस ऑल्सो प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। और दूसरा फायदा क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने में भी मदद करेगा। और इट ऑल्सो, चलिए ये तो लिख दिया है कि इसको जब बाद में it can also be used for agricultural, okay, it can also be used for agriculture। so एग्रीकल्चर की, यानी कि जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी वाटर की एग्रीकल्चर के केस में, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो आपने प्रिजर्व किया है वाटर को वो एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो। सो नोट डाउन करेंगे, दैट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए अब कुछ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन देख लेते हैं जो आजकल किया जा रहा है, दैट इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। सो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन 2 प्रकार का होता है। पहले लिख लीजिए हेडिंग, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नए तरीके की बात करेंगे, नए क्या करेंगे बेटा, नई टेक्निक्स की बात करेंगे ऑफ इरिगेशन, यानी कौन कौन सी नई टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम लोग वाटर का
कम से कम वेस्टेज करते हैं और प्रॉपर अमाउंट में वाटर देते हैं ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए और वाटर लॉस भी ना हो। ठीक है, सो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इज बेसिकली बेस्ड है ताकि किस तरह से हम वाटर को इकोनॉमिकली यूज कर सके, कम से कम यूज करें और इफेक्टिव यूज हमको देखने को मिले। यानी बेसिकली अगर देखें पुराने जमाने में क्या होता था, लोग क्या करते थे, पानी चला के छोड़ देते थे, उन्हें लगता था जितना पानी ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिव। नहीं बेटा, देखिए जब आप सीड डालते हो, अगर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर दे दिया तो वहां पे वाटर लॉगिंग का खतरा हो जाता है। सो वाटर लॉगिंग का जैसे ही खतरा हो जाएगा, देखिएगा होगा क्या। जनरली अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने देखे तो मैंने बताया था कि बेटा सॉइल जो होगा वो पोरस होना चाहिए। पोरस का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर में स्मॉल स्मॉल पोर्स होना चाहिए, तभी आपका जो ऑक्सीजन है उन स्मॉल पोर्स में बाइंड होता है और आसानी से जो भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो भी चीज़ें रहती हैं जो आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जब सॉइल क्या होगा, पोरस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पूरी तरह से पानी भर दिया तो क्या होगा बेटा जी, सॉइल पोरस होगा? सॉइल तो एकदम क्ले में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पूरी तरह से क्या होगा, क्ले होगा, वाटर, वहां तो पूरी तरह से क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। और चूंकि मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि ऑक्सीजन इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो प्लांट भी एक लिविंग है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। अगर वहां चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा तो बेटा जी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और प्लांट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है ड्यू टू द वाटर लॉगिंग। तो हम मॉडर्न टेक्निक्स का देखते हैं कि कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स है। पहले ये याद रखेंगे, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन help us to use water economically। यानी मॉडर्न मेथड वो बेसिकली इसका ज्यादा इम्फेसिस होता है कि किस तरह से हम कम वाटर का यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी हम लोग गेन कर सके, यानी वाटर लॉस भी ना हो और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कभी सुना होगा ना। तो उसी तरह से बेटा हमारा वाटर भी बच जाए और कम वाटर में हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। सो मॉडर्न मेथड्स का यही बेसिक फंडा है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। किस तरह से हम वाटर को इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं, जरा सुनिएगा। इसके बेसिस पे दो प्रकार के इरिगेशन हमको पढ़ने हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में। एक होगा, पहला हमें पढ़ना होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन, और जो दूसरा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है दैट इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन। ओके, सो these are the two modern methods of irrigation, that is the sprinkler irrigation और drip irrigation। नोट डाउन करेंगे फिर हमको डिटेल में लेते हैं। चलिए हम पहले डिटेल में लेते हैं किसको, स्प्रिंकलर इरिगेशन को। किसको लेंगे हम, स्प्रिंकलर इरिगेशन को। पहला हम लेंगे डिटेल में स्प्रिंकलर इरिगेशन। सुनिए, बेसिकली ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, ये इरिगेशन एक मोड ऑफ इरिगेशन है जहां पे अनइवन लैंड है, यानी समतल जमीन नहीं है। कुछ इस तरह की जमीनें हैं जहां पे पॉसिबल नहीं है, जैसे आपने वाटर चलाया तो वाटर यहाँ से गया और यहीं पे रुक गया, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर यहाँ भरेगा, फिर यानी यहाँ पे वेस्टेज ऑफ वाटर क्या होगा बेटा, यहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा,
यहाँ पे जाएगा और घुस जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेसिकली अगर देखोगे वाटर लॉस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो पहला तो ये पॉइंट है कि भैया स्प्रिंकलर इरिगेशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं हम अनइवन लैंड पे, जहाँ पे बहुत ही कम वाटर की अवेलेबिलिटी है। सो पहला तो ये पॉइंट होगा, देखिएगा। Sprinkler irrigation is used on uneven land, यानी कि जो लैंड ऊबड़ खाबड़ है या फिर समतल जमीन नहीं है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। एंड वेयर लेस वाटर इज अवेलेबल, और जहाँ पे ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम वाटर अवेलेबल है, तो वहाँ हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन का हम इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, जहाँ पे क्या करते हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन है या समतल जमीन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द अनइवन लैंड है, उस इलाके में हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। या फिर जहाँ पे कम वाटर की अवेलेबिलिटी है, ज़्यादा वाटर हमारे पास लॉस करने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज लेस वाटर, जहाँ पे अवेलेबल होगा। तो पहला पॉइंट तो ये है। अब सुनिएगा, जनरली स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या किया जाता है, ये मान लीजिए एक मेन पाइप है, देखिएगा, ये जो मेन पाइप है, उसके बाद जगह जगह पे कुछ परपेंडिकुलर देखिए, ये जो मेन पाइप है, यहाँ से पंप के द्वारा हम लोग क्या डालते हैं, वाटर। चूंकि वाटर हमारे पास काफी क्या है, कम है, और उसी कम वाटर में हमें इकोनॉमिकली सारे जितने भी आपके क्या बेटा लैंड है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग वाटर को मेन पाइप से भेजते हैं, और उसके बाद ये जो आपके लगे हुए हैं, इनको हम लोग बोले, जैसे ये कौन से पाइप होंगे, तो ये इस तरह का अगर लाइन आप पढ़ते होंगे मैथ्स में, तो इनको बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। तो उसी तरह से ये पाइप भी कनेक्टेड है, तो इनको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर पाइप्स। क्या बोल दिया, ये कुछ जो है परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं, और परपेंडिकुलर पाइप्स के ऊपर यहाँ पे क्या लगा होता है बेटा, नोजल लगा होगा। क्या लगेगा होगा, नोजल। ओके, यहाँ भी क्या लगा होगा बेटा, नोजल, और यहाँ भी क्या लगा होगा बेटा, नोजल। तो ये जो पाइप है, इसको हमने बोला परपेंडिकुलर पाइप, और ऊपर जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है रोटेटिंग नोजल। क्या हुआ है, रोटेटिंग, यानी कि ये रोटेट करता रहता है। तो बेटा जी, जैसे वाटर यहाँ पे जाएगा, प्रेशर से ऊपर जाएगा और ये रोटेट करेगा, तो ये चारों डायरेक्शन में कुछ इस तरह से वाटर क्या होगा बेटा, स्प्रेड होता है ड्यू टू द प्रेशर। जैसे आपने फव्वारा देखा होगा, कुछ इसी तरह का माहौल होता है यहाँ पे। तो वाटर ये स्प्रिंकल के फॉर्म में, फव्वारे के फॉर्म में पूरी तरह से आपकी जो भी क्रॉप्स लगी होंगी खेत में, उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है और उनको आसानी से मिल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन। और बेसिकली ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है सैंडी सॉइल में। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सैंडी सॉइल में, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, लगभग कम है। तो देखिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम लिख लेते हैं, जो चीजें हमने बताई। हेयर परपेंडिकुलर पाइप्स have rotating nozzles on top are joined
टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। जो मैंने बोला था, जो परपेंडिकुलर क्या होंगे, पाइप्स होंगे, वो हर परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर रोटेटिंग नोजल होगी जो रोटेट करती होगी और पानी नीचे से जाएगा, फर फर फवारे की तरह पानी बाहर निकलेगा। ओके, वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर। प्रेशर की मदद से भेजा जाएगा, तभी तो वो ऊपर जाएगा और फुहारे की तरह फैलेगा। अंडर प्रेशर विच escape, जो escape करेगा फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स। ओके, जो आपके रोटेटिंग नोजल्स हैं उनमें प्रेशर से जाएगा तो ही अपना पानी चारों तरफ फैल के स्प्रिंकल की तरफ बाहर निकलेगा। इन दिस वे water is sprinkled on the crop. ओके, और जैसा कि मैंने बोला, ये जो स्प्रिंकल इरिगेशन है ये बेसिकली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वेयर इट इज अप्लाइड। तो याद करिएगा, दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। तो जो सैंडी सॉइल होगा उसमें बेसिकली ये इस प्रकार के इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन। नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, अब जो दूसरा इरिगेशन जो हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन। देखिएगा, जो सेकंड जो है मॉडर्न टेक्निक में वो है ड्रिप इरिगेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर में भी दो तरह की इस्तेमाल किया जाता है। एक तो सुई आपके मांस में लगाई जाएगी इंट्रावीनस, या फिर आपके वेन्स में डायरेक्टली लगा दी जाती है। तो वेन से होते हुए डायरेक्टली आपके ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है और जल्दी इफेक्ट शो करता है। जैसे कि किसी को बेसिकली अगर देखा होगा डिहाइड्रेशन होगा, वाटर लॉस हो जाता है तो उसको पानी चढ़ाया जाता है। तो कहाँ चढ़ाया जाता है, लंग्स में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या किया जाता है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ये कोई दूसरा प्लांट है, ये कोई तीसरा प्लांट है, ये कोई चौथा प्लांट है। तो ये प्लांट्स लगे हुए हैं। अब क्या किया जाता है, एक छोटी सी पाइप को सबकी जहाँ रूट्स है, ओके, ये जो पाइप है, ये पाइप की मदद से पानी जाएगा और विद द हेल्प ऑफ ड्रिप ये इनके रूट्स को क्या होगा बेटा, सप्लाई किया जाता है। इनके रूट्स को आसानी से मिल जाएगा। देन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पे डायरेक्टली उसको कहाँ पहुंचाया जाता है, रूट्स के, प्लांट के रूट्स के अंदर में वाटर डायरेक्टली पहुंचा दिया जाता है। देन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा जी, ड्रिप इरिगेशन। तो ये पाइप से होते हुए बेसिकली वाटर जो होगा आसानी से इनके रूट्स को पहुंचा दिया जाएगा। तो जैसे कि बेटा हम लोग पुराने में करते थे, पानी चला दिया तो भैया वाटर लॉस क्या होगा, इवैपोरेशन भी तो हो रहा है। तो इवैपोरेशन हो जाएगा, कुछ वाटर तो उड़ के चला गया ऊपर, लेकिन जो रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए था प्लांट्स को उतना तो मिला नहीं।
तो लॉस ऑफ वाटर तो है ना, कुछ स्केप करके चला गया, फिर से आप वाटर चलाओगे फिर कुछ स्केप कर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, पाइप के अंदर ही अंदर आपने वाटर को छोड़ा और ड्रिप की मदद से आपके ईच एंड एवरी प्लांट्स को मिल जाता है। सो दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन। सो नोट डाउन करेंगे इसको। ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, ध्यान रखिएगा। सो ड्रिप इरिगेशन इन्वॉल्व्स, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है। जैसे आप देखोगे जब चढ़ाया जाता है बोतल तो क्या किया जाता है बेटा, ड्रॉप टुप चुप 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 गिरता है, उसी तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप देंगे ताकि मिनिमम वाटर का क्या हो, लॉस जो बहुत ही मिनिमम हो। सो ड्रिप इरिगेशन involves a system of pipes and tubes which supply water to plants। क्या बोला मैंने, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो बूंद बूंद सप्लाई होगा, दस मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर का वेस्टेज भी क्या होता है बेटा, काफी कम होता है। सो दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन। नोट डाउन करेंगे। अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज द वाटर लॉगिंग, इसको पढ़ेंगे। अब चलिए जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज वाटर लॉगिंग। ओके, इसको डील कर लेते हैं। सुनिएगा, जैसे कोई भी, जैसे ये मान लीजिए मेरा लैंड है, इस लैंड के अंदर में मैंने क्या किया, सीड्स को डिस्पर्स किया। ये जो मेरे सीड्स हैं इसको मैंने डिस्पर्स किया और ये पूरे लैंड को मैंने यहाँ तक इससे भर दिया बेटा जी, पूरा वाटर से इसको लबालब कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली सुनिएगा, जब कभी भी आप वाटर को पूरी तरह से एकदम ऊपर तक भर दोगे और अगर मान लीजिए वाटर स्किप करके पर्कुलेट करके नीचे नहीं जा रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो यहाँ पे जो सीड्स होंगे उनके सड़ने का भी खतरा होता है, डैमेज होने का भी खतरा होता है। तो द प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर यानी कि स्टैंड होता है आपके फील्ड में, एक्यूमुलेट होता है आपके फील्ड में, इसके वजह से क्या होगा, देखिए पहले क्या था, जैसे मान लीजिए ये आपका लैंड है, यहाँ पे आपका ये पूरा सॉइल भरा हुआ है, सॉइल है, सॉइल के ऊपर आपने ये सीड डिस्पर्स किया। ओके, अब ये जो सॉइल होता है ये काफी पोरस होता है। क्या होता है बेटा जी, ऐसे होगा, इसके अंदर में स्मॉल स्मॉल क्या होगा बेटा, पोर्स क्रिएट होंगे और ये पोर्स रहता है तो ही ऑक्सीजन जो होगा, सराउंडिंग ऑक्सीजन जाके बाइंड होता है आपके सॉइल के अंदर में। लेकिन जैसे ही आपने वाटर चारों तरफ भर दिया, यहाँ तक पूरा वाटर है, तो बेटा जी ऑक्सीजन आपका जो इन्वायरमेंट में मौजूद है वो आपके सॉइल को नहीं मिल पाएगा, तो ऑक्सीजन सॉइल से बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब ऑक्सीजन सॉइल से बाइंड नहीं हो पाएगा तो बेटा जी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, उसमें रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना ही होना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर प्लांट्स तो ऑक्सीजन देते हैं, बेटा जी ध्यान रखिएगा, प्लांट्स ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं, देते हैं, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो बेटा जी यहाँ पे एक लेयर बन गई है वाटर की, तो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने दे रही है, इससे बेटा सॉइल से बाइंड नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन,
और नहीं हो पाएगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, तो भैया वहाँ पे क्या हो सकती है, प्लांट्स की डेथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि ऑक्सीजन आसानी से कहाँ पहुँच जा रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पोर्स हैं, इस पोर्स में जाके बाइंड हो जा रहा था और सीड्स का क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली बात है ग्रोथ होगी और प्लांट्स आएंगे। लेकिन जब आप ज्यादा पानी किसी भी लैंड में डाल दोगे तो भैया उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। वाटर लॉगिंग का सीधा मतलब ये होता है कि अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा वाटर आपके लैंड पे इकट्ठा हो गया है, इसी को बोला जाता है वाटर लॉगिंग। सो नोट डाउन करेंगे। When too much water stands in the field and accumulates और इकट्ठा हो रहा है अराउंड रूट, और रूट्स के आसपास में जब बहुत ज्यादा वाटर आपके लैंड पे है और वो चारों तरफ रूट पे इकट्ठा हो रहा है, जो रूट की सेल्स होती हैं, रूट हेयर सेल्स होती हैं, उन सेल्स को रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रूट की सेल्स डैमेज हो जाएंगी, और जब रूट डैमेज तो प्लांट क्या हो जाएगा बेटा, डैमेज होना ही लाजमी है। सो एक्यूमुलेट्स अराउंड रूट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। यानी जब बहुत ज्यादा वाटर, जैसे ये मान लीजिए ये मेरा प्लांट है और प्लांट्स की ये जो रूट है, रूट के आसपास में बहुत ज्यादा वाटर, यहाँ तक वाटर एक्यूमुलेट हो गया, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वाटर लॉगिंग। सो व्हेन टू मच वाटर स्टैंड इन द फील्ड एंड एक्यूमुलेट्स अराउंड द रूट, इट इज कॉल्ड एज वाटर लॉगिंग। सो जैसा कि मैंने बोला, ये क्या कर सकता है, इट में डैमेज द क्रॉप्स बिकॉज, देखिए ये हो सकता है कि हमारी जो क्रॉप है उसको डैमेज कर दे। इसके बेसिकली दो रीजन हैं, दोनों को आसानी से लिखिएगा, ए और बी में। यहाँ ए पॉइंट लिख देता हूं और यहाँ पे बी पॉइंट लिख देता हूं। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि वाटर लॉगिंग के चलते ऑक्सीजन जो होगा सॉइल के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, और सॉइल के साथ नहीं बाइंड हो पाएगा तो भैया जी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा किसी भी रूट सेल्स को, तो रूट सेल डैमेज हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो आपका प्लांट भी डैमेज हो जाएगा। और दूसरा चीज सुनिएगा, जनरली जो ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर में कुछ बेसिकली जो हम होते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, और जब ज्यादा अमाउंट तक या ज्यादा देर तक ये वाटर वहां पर रहेगा तो ये सॉल्ट जो होगा आपके लैंड में पूरी तरह से फैल जाएगा, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, वाटर लॉगिंग रिड्यूसेस एयर मीन्स ऑक्सीजन in spaces between soil particle। so water logging reduce कर देगा एयर का इन स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल, यानी कि सॉइल पार्टिकल के बीच में जो जगह थी, पोर्स थे, वो अब पूरी तरह से भर गए हैं, तो एयर अंदर नहीं जा पाएगी। This cuts off oxygen supply to roots ऑक्सीजन सप्लाई टू रूट
and enable them to breathe and gets damaged. ओके, तो याद रखिएगा जो पहला पॉइंट है जो हमने बोला कि वाटर लॉगिंग क्या करती है, बेसिकली पूरी तरह से पानी भर गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा सॉइल के अंदर में, और सॉइल के अंदर में नहीं जा पाएगा तो कोई भी प्लांट ब्रीथ नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो उस रूट सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और पौधा क्या होगा बेटा जी, मर जाएगा। सो नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो दूसरा पॉइंट हमने बोला, इट ऑल्सो increases amount of salt in the soil that reduces soil fertility. ओके, तो इसको भी देख लीजिएगा। दूसरा कि किस तरह से क्रॉप को डैमेज कर सकता है, तो भैया जी यहाँ पे भी जैसे वाटर ज़्यादा देर तक स्टैंड रहा आपके क्रॉप्स के या फील्ड के ऊपर में, तो सॉल्ट परकुलेट करके आपके रूट्स के पास पहुंच जाएंगे और आपके लैंड की फर्टिलिटी को क्या करेंगे बेटा, डैमेज कर देते हैं। सो इट ऑल्सो इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल दैट रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो सकती है बेटा, खत्म हो सकती है। सो दोस्तों ये पूरा जो लेक्चर था हमारा आज केवल इरिगेशन से रिलेटेड था। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा अबाउट द क्रॉप पैटर्न्स, कि किस तरह से हम लोग क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अलग अलग तरीके बताऊंगा जिसमें। सो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल।